जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का। और आपका 26 27 28 का एग्जाम नहीं रहेगा तो फिर मैं रीजनिंग का सलूशन कराऊंगा आप लोगों के लिए। जैसा कि बता दूं फ्रेंड्स, साथ में ड्यूटी भी करना रहता है, इस वजह से मैं अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए पर डे दोनों शिफ्ट का सलूशन करा देता हूँ और रात में 10 से 11 घंटे लगभग ड्यूटी भी रहता है। ठीक है, तो बाकी 3 दिन एग्जाम नहीं रहेगा तो फिर मैं रीजनिंग भी आप लोगों के लिए करा दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3,280 रुपए है, तो मूल राशि कितनी है। तो देखो, जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि किया जाता है तो मैंने आपको बताया था, जब ये चक्रवृद्धि किया जाएगा तो दर कितना हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए जो दर हो जाएगा आपका 5% के हिसाब से जो दर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +5 और प्लस आपका 5 × 5/100 यानी 25/100। 25/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। और ये 5 और 5 10.25। अब आपको यहाँ पे दिया है 10.25% का वैल्यू कितना है, 3,280। और आप 100% का मान बताइए। 100% जो होता है हमारा मूल धनराशि हो जाती है क्या, 100% जो होता है हमारा मूल धनराशि हो जाती है। तो देखिए, 3,280 और बटे आपका कितना, यहाँ पे कितना आया था 10.25 और गुणे क्या करना रहता है 100। लेकिन हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे दशमलव नहीं लिखेंगे। 25 चौके 100 और 25 एकम 25। 25 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 41 से इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 का गुणा हम 400 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, यदि 6 छात्रों का औसत भार, मुझे लग रहा है ये बच्चा बहुत ही अच्छा था, मतलब पेपर को गंदा नहीं होने दिया। ये बच्चा एकदम मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा था, मतलब ऑप्शन पे भी नहीं टिक किया उसने कि पेपर गंदा हो जाएगा। मतलब एकदम मैं इस मतलब ये बच्चा जो है अपना पेपर देने इसी वजह से गया था, मुझे लगता है, ताकि मैं पेपर को एकदम जैसे पेपर छापने वाली कंपनी ने बनाया है, मैं वैसे ही सेम जस्ट बाहर लेके आऊंगा और स्कैन करके जो टीचर लोग हैं उनको एक बढ़िया पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ताकि ये लोग अपना क्लास बना सकें। मैं उन बच्चों की तरह नहीं रहूंगा कि मतलब पूरा लिख देते हैं, गंदा कर देते हैं और टीचर लोग लिख भी ना पाए। तो इस बच्चे को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं आ रहा था, आपने अच्छा किया कि टिक भी नहीं मारा आपने। ठीक है, ताकि लोग नकल भी कर सकें। ठीक है, अच्छा किया आपने। यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, क्या 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, 2 छात्रों का औसत भार 3 किलोग्राम और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम, तो शेष छात्र, यहाँ पे देखो उधर में क्या लिखा हुआ है, तो सभी छात्रों का औसत भार। अच्छा, सभी छात्रों का औसत भार। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे 50 में, कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। 2 छात्रों का औसत भार 53, 106 हो जाएगा। 2 छात्रों का औसत भार 55, 110 हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 6 छात्र यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 2 8 तो 10। अब देखो 300 और 106 जोड़ेंगे, 406 और 110, हमारा कितना जाएगा, 516। 516 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 51.6 किलोग्राम। क्या आ जाएगा, 51.6 किलोग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कार्य और समय से है। तो क्या कह रहा है, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए कितने व्यक्ति हैं, 39 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 12 दिनों में। हमसे पूछ रहा है 30 व्यक्ति 6 घंटे कितने दिनों में। 6 से कट करेंगे भाई मेरे 2 बार, 0 से 0, 3 से कट करेंगे 13, 13 का गुणा 2 में हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 26 दिन। सही में मतलब
इतना बढ़िया स्कैनिंग भी आई है ना इसकी, मजा आ जा रहा है सही में, मतलब पेपर को करने में लग ही नहीं रहा है कि हम पीडीएफ पे क्वेश्चन करा रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो भाई देखो, अगर जब भी आपका इकाई का अंक 5 है और इससे किसी संख्या को विभाजित करोगे, तब आपका जिस भी संख्या को विभाजित करोगे, यहाँ पे मान लो विभाजित कर रहे हो, तो आपका कितना आना चाहिए, 6 अगर आपको शेषफल प्राप्त करना है तो इकाई का अंक या तो 6 आना चाहिए या तो 1। क्या यहाँ पे इकाई का अंक 6 या 1 है? अगर मान लो 15 या 35 से विभाजित करोगे तो आपका यहाँ पे 6 आना चाहिए। जैसे मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, जैसे मान लो आपका कितना है 111। 111 में जब भी आप 15 से भाग देंगे तो कितना, 35 से भाग देंगे, 35 तिया 105, कितना बचा, 6 बचा। देखो 111 में जब 35 से भाग देते हैं तो 6 बच रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या यहाँ इकाई के अंक पे 1 है? अच्छा चलो, मान लो आपका 76 है, 76 में कितना, मैं क्या कह रहा हूँ, इकाई का अंक या तो 6 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। 35 से भाग दोगे, 35 दूनी 70, तब आपका 6 शेष बचेगा। यही तो कह रहा है 6 शेष बचना चाहिए। तो क्या हमारा 990 में 35 और 15 से भाग देने पर हमारा ए शेष 6 शेष प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्त। तो ये हमारा 990 मतलब 35 और 15 की कहानी समाप्त हो जाती है। अब हमारी कहानी क्या बचती है, 20 और 24 की। तो यहाँ देखो 0 है, यहाँ पे क्या है, 0। तो जब भी आप 990 में भाग दोगे तो आपका यहाँ पे भाग देने पर तो 10 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब भी भाग दोगे यहाँ भी 10 बचेगा, यहाँ 6 नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 0 समाप्त हो जाएगा। 2 से 99 को काटोगे, नहीं मतलब 20 से भी काटोगे अगर 990 को, तो 10 शेष बचेगा, ना कि 6 शेष बचेगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, चौथा ऑप्शन बचता है 24। यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी आप तरीके से भी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, 990 और 1330 को विभाजित करने पर 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। 990 और 1330 में से 6 और 10 घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 984 आ जाएगा। 1330 में से 10 घटाएंगे 1320 आ जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 984 भाग विधि से, एक बार जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3। फिर यहाँ 984 ले आएंगे, फिर इसको 2 बार करेंगे, 672 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 2, 8 में 7 1, 9 में 6 गया 3। अब हम 336 यहाँ पे ले आएंगे भाई। 312 एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 24 बचेगा। 312 को यहाँ पे लाएंगे, 24 से 312 को कट करेंगे, 13 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। 24 से 312 पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इस हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, पता है मुझे, मैं पीडीएफ पे कर रहा हूँ, इस वजह से ना दिख रहा हो, लेकिन इसी वजह से मैं आपको ऑप्शन वाला तरीका बताया। क्या? इसी वजह से मैं आपको ऑप्शन वाला तरीका बताया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। क्या है, मेरे पास जगह नहीं है। चलिए, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है, पहले आप क्रय मूल्य वाले डिजिट को आगे लिखिए, विक्रय मूल्य वाले डिजिट को बाद में लिखिए, और नीचे विक्रय मूल्य वाला डिजिट लिखिए। आपका आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट में होगा, माइनस में आता है तो नुकसान होगा। 500 में 300 घटाएंगे, हमारा 200/3 आएगा। 200/3 का वैल्यू क्या होता है, 66.2/3% होता है। क्या? 66.2/3% होता है। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या है? तो हम चलिए गुणा करते हैं। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो 30 का गुणा 1.2 में करेंगे, 36 मिल गया। यानी 30 संख्याओं का टोटल क्या गया, 36।
अब कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, 20 का गुणा 1.1 में करेंगे 22 मिल जाएगा। अगले 9 का औसत 1 है, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9। अब हमारे पास 20 संख्या यहाँ, 9 संख्या यहाँ, 29 संख्या। तो 30 संख्याओं के टोटल में से 29 संख्याओं का टोटल घटा देंगे, हमें संख्या पता चल जाएगा। 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 36 में से 31 घटा देंगे, हमारा दोस्त आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलो, एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदा। उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या थी। तो एक बार मैं इसको थोड़ा ट्रिक से देखना चाहूंगा कि ट्रिक से कैसे बन रहा है, ठीक है, फिर हम लोग करेंगे। 80 कितना है, 10% लाभ 110, 5% हानि 95, प्रॉफिट 1% का 101। 110 में से 101 जाएगा 9, यहाँ पे 6, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 और 3 का रेशियो, 2 और 3 को जोड़ेंगे, किसका पूछ रहा है, घोड़े की लागत मूल्य। 2 और 3 जोड़ देंगे 5, 5 से कट करेंगे 16,000, 16,000 का 2 में गुणा करेंगे 32,000। हाँ, यही तरीका अपना देंगे। देखो तरीका क्या अपना देंगे, तरीका क्या अपनाएंगे, घोड़े को 10% के लाभ पे खरीदा तो 100 में जोड़ के लिख दो, यहाँ पे 110 हो गया। 5% हानि, गाड़ी सॉरी बेच रहा है, खरीदा तो उसने इतने में है 80,000 में, एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीद रहा है। घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पे बेच दिया, यानी 100 में से 5 घटा दो 95। पूरा लेन देन में 1% का प्रॉफिट हो रहा है, बीच में लिख लो 101। 110 में से 101 घटाओगे, यहाँ 9 आ जाएगा। 101 में से 95 घटाओगे, यहाँ 6 आ जाएगा। यानी जो उनका क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा 2 और 3 का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य का जो रेशियो आ जाएगा 2 और 3 का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, तो 2 और 3 को जोड़ दो, सिंपल सा 2 और 3 को जोड़ दो 5, 5 का वैल्यू 80,000 है, सीधे समझ लो। 2 और 3 को जोड़े 5 मिला, 5 का वैल्यू 80,000 है, 5 से 80,000 में भाग दिए 16,000 आ गया। 16,000 का हम यहाँ गुणा करेंगे, 16 दूनी 32,000, 16 तिया 48,000। तो हमसे किसका पूछ रहा है, घोड़े का पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 32,000। प्रूफ करना चाहें, अब कोई कोई कहता है नहीं सर आप प्रूफ करिए, तो देखो 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 32,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। चलो, 48,000 का 5% कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। 48,000 का 5% कितना हो जाएगा, सॉरी 2400 हो जाएगा। 48,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि 1% का लाभ हुआ, तो 80,000 का 1% कितना हो जाएगा, 800। तो अब देखो यहाँ पे 3200 का प्रॉफिट है, 2400 का नुकसान है, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 800 का नुकसान। प्रूफ भी हो गया। तो जब आप क्वेश्चन करने का तरीका सीख लेंगे तो प्रूफ करना भी सीखिए, ठीक है। प्रूफ करना भी एक अच्छी आदत होती है, ताकि अगर एग्जाम में फंस जाएं तो हम प्रूफ करके देख भी सकें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। चलिए, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए और 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में, 32। देखो वेरी सिंपल, 40 यहाँ लिखो, 30 यहाँ लिखो, 32 यहाँ लिखो। 40 में 32 घटाओगे 8, 32 में 30 घटाओगे 2, 2 और 8 का आया, यानी 1 और 4, छोटा से छोटा लिखना रहता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान हैं।
इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं? तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। 60% अंक यानी ये जो है आपका 60% है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26, 9, 35, 10, 45। 45 जो है आपका 60% के बराबर है। कितने के बराबर है? 60% के बराबर है 45। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये कितने सब्जेक्ट का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट का। हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा 6 सते 42, 6 पचे 30। बस आप यही देख लो 60% कितना है? 7.5 है। कहां कहां पे 7.5 से कम अंक प्राप्त किया है? कहां कहां पे 7.5 से कम अंक प्राप्त किया है? देखो 5, 6 और 7, 3 जगह पे। कितनी जगह पे? 3 पेपर में जो है वो कम प्राप्त किया है। कितने में? कितने पत्रों में अधिकतम अंकों का 60% से 60% जो है हमारा कितना है? 7.5 है। 7.5 से कम कहां कहां पे है? 5, 6, 7। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? अच्छा, ये तो दिया नहीं है कि कितने। एक साझेदारी में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए। तो चलो हम क्या करते हैं, हमारा देखो समय क्या है? कुल समय का 1/6, कुल समय का 1/4, कुल पूंजी का 1/6, कुल पूंजी का 1/6। तो देखो हम क्या करते हैं, पूंजी मान लेते हैं 6 और 4 का एलसीएम। हमारा पूंजी जो है कितना है? पूंजी पूंजी जो है हम कितना मान लेते हैं? 12। समय भी मान लेते हैं कितना? 12। अच्छा, यहाँ पे पूंजी 12x मान लिए, समय 12 महीने मान लो। चलो अब देखो, एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय का 1/6, कुल समय का 1/6 कितना हो जाएगा? 12 का 1/6 करेंगे 2 महीना हो जाएगा। और कितना पैसा लगाता है? कुल पूंजी का 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2x। चलो अब बी पे आ जाते हैं। बी कुल समय का 1/4 तथा पूंजी का 1/4। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका 3x यानी 3 गुणे 3x। अब हमसे कह रहा है सी शेष पूंजी। तो देखो 2x इसने लगा दिया, 3x इसने लगा दिया, पूंजी हमारी कितनी बची? 2x यहाँ, 3x यहाँ, खत्म, 7x बचा पूरे समय के लिए, यानी पूरे 12 महीने के लिए। ऐसा नहीं लिखा है कि शेष समय के लिए, पूरे समय के लिए लगा देता है। चलो अब इसको छोटा से छोटा करते हैं, x x x को खत्म करते हैं। 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 12×6 = 12 = 84 आ गया। हमसे कह रहा है 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? भाई ये तो लग रहा है गलत आ जा रहा है क्या? अगर शेष पूंजी पूरे समय के लिए और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, चलो देख लेते हैं एक बार। 84, 4, 88, 9, 87, सॉरी 97, और गुणे कर देंगे हम यहाँ पे। क्या किसका गुणा कर देंगे? 9 का गुणा करते हैं। 97 से कट करते हैं 20 बार, 20 का गुणा 9 में करेंगे, आ गया आंसर, आ गया। कोई बात नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20 9 180। चलिए 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? तो देखो क्या करेंगे हम,
-50 -40 माइनस और माइनस प्लस 50 गुणे 40/100। 50 से कट करेंगे 100 को 2 बार, 2 से 40 को कट करेंगे 20 बार। -50 और -40 कितना आ जाएगा? -90 आ जाएगा और +20 आ जाएगा। -90 और +20 कितना आ जाएगा? -70 आ जाएगा। यानी हमारा छूट किसके बराबर होगा? 70% के बराबर हो जाएगा। 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है? त्रैमासिक है। तो जब यह त्रैमासिक है तो ये हमारा 3 महीना जो है ना, 9 महीना जो है ना, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हर 3 महीने पर लगता है। हर 3 महीने पर लगता है तो 9 महीने में कितनी बार लग जाएगा? 3 बार लग जाएगा। एन टाइम्स होता है। 20% है, जब हर 3 महीने पे लगता है तो इसका 1 साल में 4 का भाग दे देंगे, तो यानी दर जो हमारा इफेक्टिव होगा 5% होगा। और मैंने आपको फार्मूला बताया है, जब आपका टाइम 3 बार हो तो बस कुछ मत करो भाई, 3 3 1 लिख दो। अभी देखो मैं निकालता हूं दर। 12,000 का 5% कितना होगा? 12,000 का 5% हो जाएगा हमारा कितना? 600। 600 का 5% कितना हो जाएगा? 12,000 का 5 30 हो जाएगा। 30 का 5% कितना हो जाएगा? 30 का 5% 1.5 हो जाएगा। बस अब क्या करना है? 600 का गुणा 3 में करो 1800, 30 का गुणा 3 में करो 90, 1.5 का गुणा 1 में करो 1.5, 1890 और ये 91, 1891.5 हमारा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा तरीका है, 1891.5। ए एक कार्य 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी को कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है? देखो, ए काम करता है 63 दिनों में। मान लो ए की क्षमता कितना है? 100 है। ए की क्षमता क्या है? 100 है। कह रहा है बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी बी की क्षमता कितना हो जाएगा? 100 से 40% अधिक 140। बस इसको 140 से भाग दे दो। 0 से 0 खत्म, 7 से 9 बार, 7 से 2 बार, 2 से कट करेंगे 5 बार, 9 और 5 का गुणा हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 45 दिन। कितना आ जाएगा? 45 दिन। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना गति से चल रही है? 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यह 7 सेकंड में एक खंभे को। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमें क्या है? ट्रेन की लंबाई, यानी इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 79.2 गुणे 5/18 कितने सेकंड में? दूरी बराबर 4 गुणे समय, 7 का गुणा कर दिए। अब चलो अब काटते हैं। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4.4 आ गया। 4.4 का गुणा करेंगे 5 में, 22 आ जाएगा। 22 का गुणा 7 में, 22 सते 154। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो हम इसी पे निकालेंगे, ऑप्शन पे निकालने का प्रयास करेंगे। देखो, विक्रय मूल्य का 7%, तो हमारा देखो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का 7%, 400 का 7%, 28, 350 का 8%, ये भी 28 हो जाएगा। ये आपका 700 का 8%, 56, 800 का 7%, 56। ये तो 800 और 900 वाला फिट नहीं बैठेगा और ये भी नहीं फिट बैठेगा। हमारे पास ऑप्शन बचे हैं दो। पहला कंडीशन को दोनों ने अप्लाई किया। अब दूसरा कंडीशन, यदि विक्रय मूल्य का 9%, यदि विक्रय मूल्य का 9%, चलो इसको मिटा दो। पहले ये जो कंडीशन था इस पे दो ऑप्शन फिट बैठ रहे थे। अब कह रहा है विक्रय मूल्य का 9%, तो विक्रय मूल्य का 9%, 4 9 36,
9%, 400 का 9% 36, 800 का 9% 72। क्या कह रहा है? क्रय मूल्य का 2 रुपए से 36 और 72 आया है, 10% अधिक है। ठीक है, यानी ये हमारे 700 का देखो 350 का ये कितना आया था? 36 आया था। ये कितना आया था? कह रहा है कि 10% कितना हो जाएगा? 35। ये कितना आया था? 72। ये कितना आएगा? 10% 70। कह रहा है जो हमारा विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के 10% से, यानी विक्रय मूल्य का 9%, क्या विक्रय मूल्य का 9% कितना? 72। इसका 9% कितना? 72। क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। तो कहां पे 2 अधिक है? यहाँ 70 है, यहाँ 72 है, यहाँ 35 और 36। यहाँ पे तो सिर्फ 1 अधिक है, यहाँ पे प्लस 2 अधिक है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ना भी आए ना भाई, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैं ऐसा ऐसा मतलब आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपको देखो एग्जाम में एक कैसे कर देना है ये आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप क्वेश्चन पहले से, ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं भी मैं किया रहूंगा। तो देखो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा कर दीजिए, ऑप्शन पे प्रूफ कर दीजिए बस। और बाकी हम अगर क्या करते यहाँ पे मान लेते, क्या करते? मान लेते। कैसे मान लेते भाई? देखो कैसे मान लेते। हम मान लेते हमारा क्रय मूल्य जो है क्या है, ऐसा क्रय मूल्य लेते जैसे 100x और 100y जो है हमारे क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हैं। चलो अब क्या कह रहा है? क्रय विक्रय मूल्य का 7%, तो ये हमारा विक्रय मूल्य का 7%, 7y, और क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, इसके 8% के बराबर है, इस तरीके से भी। ठीक है, तो x बटे वाई हमारा क्या आ जाएगा? x बटे वाई बराबर 7/8 आएगा, 7/8 आ जाएगा। तो अब देखो कहां कहां पे 7/8 है, तो यहाँ पे भी 7/8 था, यहाँ पे भी 7/8 है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं हो रहा था। पहला कंडीशन ये हो गया, पहला कंडीशन का ये हो गया। किसने किसने फॉलो किया? इसने भी फॉलो किया और इसने भी फॉलो किया। ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन पे काम करते हैं। कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 9%, तो इसका विक्रय मूल्य का 9% कितना हो जाएगा? यानी 9y, सॉरी 90y, क्या 90y, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रय मूल्य का 10%, इसका 10%, यानी अरे यार 9y होगा, सॉरी 9y माइनस 10x बराबर आपका क्या, कितना अधिक है? 2 रुपए अधिक है। क्या अधिक है? 2 रुपए अधिक है। ठीक है, यानी 9y माइनस 10x बराबर 2 रुपए। तो अब इस फार्मूले को देखो कौन कौन फॉलो कर रहा है। क्या इस फार्मूले को हम लोग देखते कौन कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अब रख देते, क्या करते? यहां से हम जो है क्या करते? रख देते, यानी इनका निकालते जैसे हम लोगों ने निकाला था उस तरह से रख देते। या वहां पे कितना आया था? x बटे वाई हमारा कितना आया था? x बटे वाई कितना आया था भाई? 7/8 आया था। क्या x बटे वाई 7/8 आया था। तो अब इसमें से किसी को हम क्या कर सकते हैं? इसमें से किसी को क्या कर सकते हैं? वैल्यू रख सकते हैं। मान लो हम x का ही वैल्यू रख देते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7y/8 आ जाएगा। तो 9y माइनस ये कितना आ जाएगा? 70y/8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2। अब यहाँ पे 8 नीचे आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9×8 72y माइनस 7y, यानी 2y बराबर कितना आ जाएगा? 8 का गुणा 2 में हो जाएगा 16। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y का वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाएगा दोस्त? 8 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो 800 कहाँ पे है? सिर्फ यहीं पे है, ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उतना जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसको देखिए दोनों तरह से करके दिखाया कि समीकरण से भी कैसे कर सकते हो और ऑप्शन से भी कैसे कर सकते हो। कह रहा है 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखो
हम क्या करेंगे, दूरी क्या मान लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 4 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे 4 बार, 4 से भाग देंगे 3 बार, 6 से भाग देंगे 2 बार। हमारा क्या आ जाएगा, 4 3 और 2। समय का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 3 और 2 हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, 0.7 0.35 1.05 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो सबसे पहले बड़ा नंबर लो, क्या 1.005 से ये पूरा कट जाएगा, अरे 0.7 में भाग ही नहीं जाएगा भाई। अब देखो, अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा ये है, क्या 0.7 से हमारा ये 0.35 कट जाएगा, नहीं कटेगा मेरे दोस्त। ये 0.35 से क्या ये 0.7 कटेगा, हाँ कट जाएगा। 0.35 कटेगा, हाँ कट जाएगा। 1.05 कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और x% लाभ वांछित है तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो एक हमारा फार्मूला होता है, क्या, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यानी 40 यहाँ पे लिख दो, और ये क्या है आपका डिस्काउंट। तो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 12% का हो रहा था। चलिए देखिए, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, 40 बराबर 12 प्लस एक्स, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, x% का, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अच्छा, कुछ छूट रहा है क्या भाई, हाँ छूट रहा है, यहाँ पे 100 का हमने गुणा नहीं किया। चलिए अब हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 100 का गुणा है, यहाँ पे आके भाग हो जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। 20 से कट करते हैं 2 बार, 20 से कट करते हैं 5 बार। 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 12 पचे 60 प्लस 5x। 2 का गुणा यहाँ करते हैं, 200 माइनस 2x। 2x इधर आएगा, 7x हो जाएगा। 60 इधर आके घटेगा, 140 हो जाएगा। 7 से कट करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 20%। तो इस क्वेश्चन में आपके दो प्रश्न शामिल हैं। पहले तो आपको ये निकालना था कितना प्रतिशत छूट दिया गया है, तो हमारा छूट निकल के आ गया कितना, 20% आ गया। अच्छा, अब कह रहा है, अब यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है और 20% छूट दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा 20% का लाभ चाहिए, छूट नहीं चाहिए, मतलब x% का लाभ चाहिए। तो x% देखो 2400 और गुड़े 20, 120/100 करेंगे, यानी 6/5 करेंगे। 5 से कट करेंगे, 5 चौक 20, 5/40 और 0, 6 0 0, 6 48 को 8, 4 बचा, 6 चौक 24 और 4 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2880। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठहराव प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो देखो 66 में से 55 घटाएंगे 11 और नीचे बिना ठहराव के और गुड़े 100, गलत। 100 का गुणा नहीं करना भाई, 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 का गुणा करो। अरे ये तो 66 रहेगा। 11 से कट करेंगे 6 बार, 6 से कट करेंगे इसको 10 बार, यानी हमारा प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, 10 मिनट रुकती है। तो ये आपका मैथ खत्म होता है। रीजनिंग हम बाद में कराएंगे, ठीक है, रीजनिंग बाद में कराएंगे क्योंकि ड्यूटी भी हमको करना है। देख लेते हैं और कोई मैथ का प्रश्न है तो उसको मैं बता देता हूँ। एक प्रश्न एक बच्चा बोल रहा था, सर हमको बता दीजिएगा कि एक कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको मैं वेन डायग्राम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 80 छात्रों को
दोनों पसंद है। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? तो सबसे पहले ये बड़ा वाला हम खन्ना बना लेते हैं। मान लो ये पूरा है आपका 200, क्या है पूरा 200। कितने तरह के छात्र हैं? दो तरह के छात्र हैं। कैसे कैसे हैं? 140 कोल्ड ड्रिंक्स वाले और मिल्क शेक वाले। क्या दोनों को पसंद करने वाले हैं? 80 छात्र दोनों पसंद हैं। तो जब दोनों को पसंद करने वाले हैं तो दोनों गोलों को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा एक दूसरे को इस तरह से, और जो दोनों वाले हैं उनको लिख लीजिए बीच में। अब हमसे क्या कह रहा है? कोल्ड ड्रिंक्स 140 को पसंद है तो 80 ऑलरेडी हो गए। तो अब यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा। 120 छात्रों को मिल्क शेक में 80 ऑलरेडी हो गए तो यहाँ 40 लेना पड़ेगा। हमसे कह रहा है कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है? तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है? कितने छात्रों को मान लो एक पसंद है, तो आपका कम से कम पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 60 40 100 और 180। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180। मान लीजिए हमसे कहता कितने छात्रों को एक भी पेय नहीं पसंद है, तो हमारा क्या आ जाता? 200 में से 180 को, यानी ये जो गोले में है घटा देते, ये हमारे 20 जो है आ जाएंगे कहाँ पे? यहाँ आ जाएंगे। चलिए मैथ इसको देख लेते हैं। हमारा करें नीचे दिया गया ग्राफ दो लगातार वर्षों 2006 और 7 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में से पुस्तक की बिक्री को दर्शाता है। 2006 और 7 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं A1 A2 हजारों की संख्या में है। 2006 और 7 आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है? दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? आसान सा ही प्रश्न है आपका। तो देखो A2 की कुल बिक्री और किसके लिए? A4 की कुल बिक्री। तो 75 और 65 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, और A4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो 20 से 7 बार, 20 से 9 बार, 7 और 9 का रेशियो आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो कह रहा है 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है भाई। देखो 12 दिन में 5 पुरुष, 12 गुणे 5 ऊपर करो, हमारा कितना काम है? 48 पुरुष 14 दिन में कर सकते हैं, कुल काम को नीचे लिख दो और बटे में क्या कर दो आप? 100, सॉरी गुणे में कर दो 100 का। 12 से कट करोगे ये 4 बार, 4 से कट करोगे ये 25 बार, 25 बचे 125 और बटे आ जाएगा आपका 14। 14 से कट करेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा पहले। नहीं 9 बार नहीं कटेगा, हमारा 8 बार कटेगा। ठीक है 8 बार कटेगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 14 बटे 112 आ गया, फिर कितना बच गया? 13 बच गया, फिर 14 नवा 126 आ जाएगा। 8.9% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही बस करना था। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, यदि 5 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 243 बराबर इतना, तो कड़ी में 192 प्लस 15 कड़ी में 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है तो ये 5 कड़ी में 3, तो यहाँ पे कितना है हमारा? 15 कड़ी में 3 है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से इसको क्या 5 कड़ी में 3 कैसे लिख सकते हैं? इसको 5 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 243। ठीक है यहाँ पे क्या है? कड़ी में 243 है, 7 243 192। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 कड़ी में 3, यहाँ पे छोटा से छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 3/24 81, यहाँ पे 3/24 81 और
99 81, 9 कड़ी में 3 इसको लिख सकते हैं क्या? 9 कड़ी में 99 81 तिया, हाँ 9 कड़ी में 3 इसको लिख सकते हैं। तो 5 कड़ी में 3 और 9 कड़ी में 3 कितना आ जाएगा हमारा? 14 कड़ी में 3 आ जाएगा। 14 कड़ी में 3 का वैल्यू क्या है? 24.249 है। तो यहाँ पे हम करेंगे वही चीज, 15 कड़ इसको निकालने का प्रयास करेंगे, देखेंगे किसका हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, 8 कड़ी में 3 का वैल्यू हो जाएगा क्या? 8 कड़ी में 3 का वैल्यू प्लस 15 कड़ी में 3, तो 15 8 23 कड़ी में 3। अगर आपको 14 कड़ी में 3 का वैल्यू कितना है? 14 कड़ी में 3 यानी 24.249 बटे 14 कड़ी में 3, तो आपको 23 कड़ी में 3 का वैल्यू पता करना है। किसका? 23 कड़ी में 3 का वैल्यू पता करना है। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब 14 से देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। मैं तो वैसे ही लगा रहा हूँ बस इसको। 14 से एक बार 10 बचेगा, ठीक है। 14 से एक बार 10 बचेगा, 142 कितना आ जाएगा? 10 बचेगा, 14 एकम 14, 10 बचा, 102 हो जाएगा। 14 सते 98, 4 बचा, 14 तिया 42, 14 दूनी 1.732 का गुणा 23 में करेंगे। 23 दूनी 46 को 6, 4 बचा, 23 तिया 69, 4 73 को 3, 7 बचा, 7 23 सते 231, 7 38 को 8, 238 को 8, 23 बचा, 23 एकम 23 और 23, ये तो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये तो कहीं मैंने गलती कर दिया, यहीं पे लग रहा है मैंने काटने में गलती कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया? गलती कर दिया लग रहा है। कितना है? 24.249। इसका वैल्यू कितना था? 5 कड़ी में 3 था, ये कितना था? 9 कड़ी में 3, यही था ना। ये अंदर जाएगा, 99 81 3 आ जाएगा, तो 9 और 5 14 कड़ी में 3, 14 कड़ी में 3। और यहाँ पे 14 कड़ी में 3 का वैल्यू क्या है? 24.249। तो आपको क्या बताना है? किसका वैल्यू? 192 को जब हम तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 8 8 अट्ठे 64, 64 तिया 8 कड़ी में 3 आ जाएगा, 8 कड़ी में 3 और 15 कड़ी में 3, 15 8 23 कड़ी में 3। हमें 23 कड़ी में 3 का वैल्यू निकालना है। तो 14 कड़ी में 3 का वैल्यू क्या है? तो कड़ी में 3 का वैल्यू शायद 1.73 होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? एक बार गुणा करके देखते हैं। 14 तिया 42 को 2, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। मेरा थोड़ा मतलब फंस रहा है, लेकिन क्यों फंस रहा है भाई? फंसना तो नहीं चाहिए। 14 तिया 42 को 2, 4 बचा, 14 सते 98, 4 102 को 2, 10 बचा, 14 का 14, 10 24, सही है। 24.2 यहाँ तक तो सही है। यानी हम क्या करते हैं? 23 में 1.73 का गुणा करते हैं। 23 में क्या करते हैं? 1.73 का गुणा करते हैं। तो 23 तिया 69 को 9, 23 तिया 69 को 9, कितना बचा हमारा? अरे यही तो गलती हुआ था। 23 सते मैंने 231 किया था, जबकि 23 सते 161 आएगा मेरे भाई, यही तो गलती हुआ था। 23 या 69 को 9, 6 बचेगा। 23 सते हमने 231 किया था और जोड़ दिया था, ओहो। 23 सते 161 आ जाएगा, ठीक है। 161 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 16 बचेगा। 23 एकम 23 6 39, तो लगभग लगभग किसके पास में आ रहा है? 39.79, इसी के पास में आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। पेपर बस आपका जीके टफ पूछा गया है।
यहाँ पे देखो कह रहा है शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह सम्मेलन में भाग रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो इनका रेशियो क्या है, 15 और 1 का है। अब हमसे कह रहा है समूह में कितने शिक्षक हैं, तो 15 और 1 को जोड़ दो, 16 से भाग दो। इसमें 16 से भाग दो, कितना बार जाएगा हमारा, 8 बार जाएगा। 8 यानी कि 80 बार जाएगा। 16 से भाग देंगे 80 बार जाएगा। 80 का गुणा अब 1 में कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बस यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो एक प्रश्न है, देखते हैं इसको हमसे लगता है कि नहीं। कह रहा है एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू करता है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक हैं। एलिस के कितने हैं, 130 अंक हैं। 100 से शुरुआत ही यही हुआ है, यानी 5 राउंड में इसको 30 अंक मिले एलिस को। और फिर हमारा चार्ली के 120 हैं। चार्ली के क्या है, 20 अंक इसको मिल गया। डेविड के 110, 10 अंक इसको मिल गया। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए, यानी डेविड जो है पहले 3 राउंड में 30, यानी कह रहा है अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए हैं। अंतिम 2 राउंड में कह रहा है पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किया है। तो पहले 100 से शुरुआत किया होगा, तो बचा कितना है, 5 राउंड में इसके पास 100 मतलब 10 अंक है, और 3 राउंड में उसको 30 मिला था। तो अब कह रहा है कि अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए, तो अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए, 30 में से 20 घटा देंगे, 10 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 अंक गंवाया है। ये आपका डाटा सफिशियंसी का एक प्रश्न है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। हम आपके लिए यूपीएसआई के लिए क्लासेस जो है सितंबर से लेके आएंगे, और पूरा जो है कंटेंट आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद जय भारत।